हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में हम एक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे जिसका नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये डी ब्रोगली क्या बोलता है इसके बारे में डिस्कशन रहेगी हमारी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, तो इसका क्या बोलना था? इसने क्या बोला? इसने कहा कि जिस तरह से एक लाइट जो होती है वो दोनों करैक्टर रखती है। कैसा? वेव भी और पार्टिकल भी। उसी तरह जो मैटर है, मैटर कौन से, किस मैटर की बात कर रहा था? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की। ठीक है, मैटर कौन से? माइक्रोस्कोपिक। जैसे मैटर की बात करें तो चेयर, टेबल या फिर कोई और मैटर की भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक मैटर की बात कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो मैटर है ये भी दोनों करैक्टर रखता है, वेव भी पार्टिकल भी। आपने अभी तक पार्टिकल करैक्टर के बारे में स्टडी किया है, तो आज हम बताएंगे डी ब्रोगली इक्वेशन में कि मैटर जो है वो कैसा करैक्टर रखता है? वेव करैक्टर रखता है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियाई है और ये एक शेल है। इस शेल में क्या है मेरे पास? ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को हम एज अ पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरह से एक्ट करता है। ये एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड होता है किससे? वेव से। किससे एसोसिएटेड होता है? वेव से। तो ये क्या करता है? ये कुछ वेव की फॉर्म में क्या करता है? ठीक है, ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन था ये एसोसिएटेड है किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। ऐसा डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में लिखा। तो ये प्रूव कैसे किया गया? ये देखिए, ये बोलता है, क्या बोलता है कि ए मूविंग ऑब्जेक्ट always associated with wave। ऐसा इसने बोला। अगर ये बात है तो हम तो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें इसके हाइपोथेसिस में क्या इसने इक्वेशन दी? इसने बोला जो लैम्डा है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम के। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम की। जहाँ पर ये जो लैम्डा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को। वेवलेंथ का मतलब क्या है यहाँ पर? वेव। ठीक है, और पी क्या होता है हमारे पास? पी क्या होता है हमारे पास? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी। और जो ये मोमेंटम होता है ये हमेशा हम किसका कंसिडर करते हैं? किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशनशिप है, ये वेव को रिप्रेजेंट करता है और ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो मोमेंटम मतलब कि यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के किसकी बात की जा रही है? मास की और उसकी वेलोसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो किसका लगता है? इक्वल का। और कॉन्स्टेंट क्या लगता है? एच। और नीचे क्या है? मोमेंटम पी। ठीक है, यहाँ से पी को ओपन करें। पी को ओपन करते इक्वेशन क्या आएगी? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय में एम इंटू में वी, वेयर एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये इक्वेशन थी ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल थी? एक बात याद रखना, जो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन ये मैक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। क्या रीज़न है? सुनिए ध्यान से। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए,
अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें जिसका मास जो है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, कोई बॉल या कोई फुटबॉल, जिसका जो मास है वो कितना है 1 kg, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं इसका लैम्डा निकालने की कोशिश करूँ तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, एच बाय में एम वी, वेयर एच इज़ द 6.626 प्लैंक कांस्टेंट इंटू 10⁻⁻34। अगर केजी को मैं ग्राम में चेंज करता हूँ तो बाय में 1000 आएगा, तो मास 1 kg है तो ग्राम में कितना हो जाएगा 0.01 ग्राम। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है, क्यों हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं लैम्डा, ठीक है, जो भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी वो बहुत नेग्लिजिबल आएगी। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻²। ठीक है, इस ज़ीरो को मैंने इस 10 की पावर से कैंसिल किया, यहाँ पर 10 की पावर 1 बची, 6.626 बाय में 3 है तो कितना आएगा इसको कैंसिल करके 3.308 इंटू में अगर इसकी पावर को सोल्व करते हैं तो कितना आएगा -33। तो लैम्डा की वैल्यू ये है जो कि बहुत क्या है नेग्लिजिबल, लैम्डा की वैल्यू क्या है बहुत नेग्लिजिबल है। इस वजह से बॉल और फुटबॉल जो है वो एज अ पार्टिकल दिखती है, एज अ वेव दिखती नहीं है। लेकिन तभी मैंने आपको बोला था कि जो ये इक्वेशन है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, लाइक जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल। माइक्रोस्कोपिक लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, इनकी बात की जाए कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो जब हम वेवलेंथ निकालेंगे एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, किलोग्राम होता है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, कितना लगाएंगे 10⁻⁻3, और वेलोसिटी मैंने लेट कर ली अपनी तरफ से 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इस केस में लैम्डा जो है उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी नेगलेक्ट। तो यहाँ से पता चला कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, वो जो माइक्रोस्कोपिक मैटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखते हैं। तो ये डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में कहा। ठीक है, ऐसा उसने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इसकी नहीं दी थी, कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था, इसने सिर्फ इसके बारे में बताया ही था जो कि बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अब हम, रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली relation between kinetic energy and de Broglie। ठीक है, जैसे कि मैं बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होती है 12 mv² के। ठीक है, मैंने n से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। राइट साइड हो गया m²v²। ठीक है, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में 2 इंटू मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है यहाँ पर m²v²। अगर मुझे mv की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ mv का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ये स्क्वायर है, ये इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 2mke, ये किसके इक्वल आ गया m इंटू वी के। जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को स्टूडेंट्स डी ब्रोगली इक्वेशन में पुट कर दो, और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय में एम वी, और एम वी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है मेरे पास, एम वी की वैल्यू है अंडर रूट 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू है। तो यहाँ से
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और लैम्डा निकालने के लिए बोलता है तो आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जिस तरह से लाइट के दो हमने नेचर पढ़े थे, एक पार्टिकल और एक वेव, और वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया था, इसी तरह हमने बोला कि मैटर के भी दो डुअल नेचर है, एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। तो अगर हमने लाइट को कंसिडर करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कस किया था, इस वजह से हम मैटर को लेके मैटर वेव्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उसमें पूरा होता है नहीं। तो जो अगला कंसेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली एंड बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर ने अपने मॉडल में एक पोस्टुलेट दिया था जिसमें बोहर ने ये बोला कि टोटल एंगुलर मोमेंटम MBR वो हमेशा किसके मल्टीपल में रहता है, h/2π। ऐसा किसने बोला, बोहर मॉडल ने। ये कहाँ से उठाया मैंने, बोहर पोस्टुलेट। ठीक है, ये बोहर मॉडल से मैंने इसका पोस्टुलेट उठाया। और डी ब्रोगली भी हमने इक्वेशन पढ़ी, लैम्डा = h/mv। ठीक है, ये किसका हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं, डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है किससे, किससे बाउंड है, न्यूक्लियाई के साथ। और इलेक्ट्रॉन एक्ट कैसे करता है, एक्ट करता है एज स्टैंडिंग वेव। कैसा एक्ट करता है, एक स्टैंडिंग वेव की तरह। स्टैंडिंग वेव मतलब टू अपोजिंग वेव्स जब कंबाइन होती हैं, टू अपोजिंग वेव्स जब कंबाइन की जाती है तो उससे बनती है एक स्टैंडिंग वेव। ठीक है, किस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि अगर तो ये न्यूक्लियाई है और ये एक शेल है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्ट करता है, स्टैंडिंग वेव की तरह। स्टैंडिंग वेव कैसे, देखो टू अपोजिंग वेव्स, एक इस तरह से टू अपोजिंग वेव्स जो है एक स्टैंडिंग वेव बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर मैं डी ब्रोगली बोहर का मॉडल लूँ, बोहर के मॉडल में क्या लिखा हुआ है, बोहर के मॉडल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर MVR किसके इक्वल है, NH/2π के इक्वल है। तो मैं यहाँ से 2π जो है ये मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आऊँ, और m × v जो है इसको अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ तो इक्वेशन कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी, NH/mv। ठीक है, यहाँ से जो h/mv है ना, ये h/mv क्या था, ये थी लैम्डा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो 2πr है वो किसके इक्वल है, n लैम्डा के। किसके इक्वल है, n लैम्डा के। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवोल्यूशन, टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ वेव्स इलेक्ट्रॉन बनाता है। 2πr क्या होता है स्टूडेंट्स, 2πr होता है पूरा सर्कमफेरेंस। 2πr क्या होता है, हमारे पास सर्कमफेरेंस। n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ वेव्स टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और लैम्डा क्या है, लैम्डा है मेरे पास वेवलेंथ। तो अगर यहाँ पर देखें एक कितनी स्टैंडिंग वेव्स बनती है, टू अपोजिंग वेव्स, एक स्टैंडिंग वेव बनती है, एक स्टैंडिंग वेव ये रही, इस तरह से दूसरी स्टैंडिंग वेव ये रही, और तीसरी स्टैंडिंग वेव ये रही। और यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू देखूँ, n की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, 3 रिवोल्यूशन ले रहा है। तो यहाँ पर n इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी नहीं है। तो इस तरीके से ये रिलेशन बनता है डी ब्रोगली और बोहर मॉडल में। तो आज हम इतना ही स्टडी करते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर में हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और मैटर वेव्स को भी।